दुनिया भर की सरकारों के लिए आज महंगाई बढ़ाना एक टारगेट बन चुका है। हम सब ये जानते हैं कि देश में महंगाई घटाने बढ़ाने पर सरकार का पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। फिर भी सरकारें इलेक्शन में जीतने के लिए हमें ये दिलासा देती हैं कि आप हमें वोट दो, हम देश में महंगाई को बढ़ने से रोकेंगे। लेकिन आज तक कभी भी महंगाई बढ़ने से नहीं रुकी, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि सरकारें देश में जानबूझकर महंगाई बढ़ाती हैं और हर देश की सेंट्रल बैंक का एक टारगेट होता है कि उन्हें अपनी देश की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हर साल महंगाई बढ़ानी होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब लोगों को महंगाई बढ़ने से इतनी दिक्कतें होती हैं, फिर भी सरकारें जानबूझकर महंगाई क्यों बढ़ाती हैं? और क्या होगा अगर एक देश में महंगाई बढ़ना ही बंद हो जाए? तो इस चीज को समझने के लिए हमें जापान की कहानी समझनी होगी कि क्या हुआ जापान के साथ जब वहाँ पर 30 सालों के लिए महंगाई बढ़ने की जगह धीरे धीरे चीजें सस्ती होने लगी। तो कहानी की शुरुआत होती है लेट 1970s अमेरिका से। अमेरिका में इस टाइम पर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी और पूरा अमेरिका हाइपर इन्फ्लेशन से सफर कर रहा था। तो इस चीज को रोकने के लिए अमेरिका की सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉल वॉलकर ने क्या किया कि वो बहुत ही एग्रेसिव वे में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने लगे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से होता क्या है कि जो लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगता है, और जो लोग बैंक से लोन लेते हैं उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा रुपए सेव करने लगते हैं और अपना खर्चा कम कर देते हैं। तो इन्होंने महंगाई को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि 1981 तक आते आते अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 20% तक पहुंच गया, जिसे आज वॉलकर शॉक के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा करने से अमेरिका की महंगाई तो कंट्रोल हो गई, लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होने की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स अमेरिका की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और 20% रिटर्न के लालच में दुनिया भर के लोग अमेरिका के गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डिपॉजिट्स में भर भर के रुपए लगाने लगे। और लोग अमेरिका में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे कि जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू 1981 से 1985 के बीच 50% से बढ़ गई। और डॉलर की इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ने से अमेरिका जो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा था वो ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा महंगे हो गए और दूसरे देशों की चीजें अमेरिका के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सस्ती हो गई। अब ऐसा होते ही अमेरिका में फिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, क्योंकि महंगी होने की वजह से दूसरे देशों ने अमेरिका के प्रोडक्ट खरीदना कम कर दिया। अमेरिका के लोगों ने अपने खुद के बने प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया और दूसरे देशों की बनी हुई चीजें खरीदने लगे, जिसकी वजह से हुआ क्या कि अमेरिका का इंपोर्ट कई गुना बढ़ गया और एक्सपोर्ट बहुत ही तेजी से गिर गया और अमेरिका में आ गई बहुत बड़ी ट्रेड क्राइसिस। इस टाइम पर जापान की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी, क्योंकि 1985 में अमेरिका सिर्फ $213 बिलियन जितना एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसका इंपोर्ट $361 बिलियन जितना पहुंच चुका था। और अमेरिकन ने अमेरिका में बनी हुई गाड़ी महंगी मिलने की वजह से खरीदना ही बंद कर दी और दूसरे देशों की गाड़ियां सस्ती मिलने की वजह से ज्यादा खरीदने लगे। इसीलिए अमेरिका में सबसे ज्यादा कार्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स का इंपोर्ट होने लगा, जो कि सीधा जापान से आ रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका की फोर्ड, जनरल मोटर्स और क्रिसलर जैसी बड़ी बड़ी कार कंपनीज बैंकरप्सी की नौबत पे आ गए। तो उस टाइम के यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेम्स बेकर ने अमेरिका की कंपनीज को कोलैप्स होने से बचाने के लिए और अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए 4 और देशों के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया, जिसका नाम था प्लाजा अकॉर्ड। और इस एग्रीमेंट को साइन करना आगे चलकर जापान के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित होता है। 22 सितंबर 1985 न्यूयॉर्क सिटी के प्लाजा होटल में एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन होता है, जिसे कि 5 देश मिलकर साइन करते हैं: अमेरिका, जापान, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इस एग्रीमेंट के मुताबिक इन 5 देशों की सेंट्रल बैंक को अपने अपने फॉरेन रिजर्व में से अमेरिका के डॉलर को सेल करना पड़ेगा और इसके बदले में जापान की करेंसी येन और वेस्ट जर्मनी की करेंसी डॉयचे मार्क को खरीदना पड़ेगा। अब इस एग्रीमेंट का लॉजिक ये था कि जब ये 5 देश एक साथ अमेरिका के डॉलर को सेल करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में डॉलर की सप्लाई एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू गिरने लगेगी। और इसके बदले में जब ये जापान और वेस्ट जर्मनी की करेंसी को खरीदेंगे तो एकदम से उनकी डिमांड बढ़ने से उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और ये करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाएंगी। और अमेरिका ने इस एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा जापान और वेस्ट जर्मनी को इसीलिए टारगेट किया क्योंकि ये दोनों कंट्रीज अमेरिका में सबसे ज्यादा इंपोर्ट बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका में $148 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आया। तो इस एग्रीमेंट के लिए ये सारे देश एग्री हो गए और इन्होंने इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। और इस एग्रीमेंट से जैसा अमेरिका चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ। केवल 2 सालों के अंदर यानी कि 1987 तक अमेरिका के डॉलर की वैल्यू जापानीज येन के सामने आधी ही रह गई और अमेरिकन प्रोडक्ट जापान के प्रोडक्ट के सामने सस्ते हो गए, जिसकी वजह से अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट भी कम होने लगा। तो अमेरिका की प्रॉब्लम तो यहाँ पर सॉल्व हो गई, लेकिन इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद जापान के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि जहाँ 1985 में $1 242 जापानीज येन के बराबर हुआ करता था, वहीं
1987 तक आते आते $1 120 जापानीज येन के बराबर ही रह गया और जापान की करेंसी एकदम से इतनी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से अब जापान के प्रोडक्ट पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा महंगे हो गए, जिसकी वजह से जो जापान 1985 में 41.9 ट्रिलियन येन का एक्सपोर्ट कर रहा था वो 1986 में अचानक गिरकर सिर्फ 35.3 ट्रिलियन येन ही रह गया और टोयोटा, होंडा, सोनी जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स का प्रॉफिट 40% तक गिर गया और इससे जापान को इतना बड़ा झटका लगा कि जापान का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.4% से गिरकर 2.9% पे आ गया। अब ऐसा हो जाने के बाद जापान की सरकार पैनिक में आ गई और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए जापान की सेंट्रल बैंक यानी कि बैंक ऑफ जापान के गवर्नर सतोशी सुमिता ने फरवरी 1987 में इंटरेस्ट रेट को 5% से गिराकर 2.5% पे कर दिया और ऐसा करने का इनका लॉजिक ये था कि बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन मिल पाए जिससे वो अपना लॉस कवर करें, इनोवेशन करें और लोगों को जॉब से ना निकालें। तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाने के बाद कंपनीज को बहुत ही कम रेट पर लोन मिलने लगा, लेकिन कंपनीज ने उन पैसों को अपनी फैक्ट्रीज में लगाने की बजाय रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में लगाने लगे और यही सबसे बड़ी गलती हो गई। येन के स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद जापान की कंपनीज को लगातार बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, जिसे देखते हुए कंपनीज ने ये रियलाइज किया कि अगर लोन लेने के बाद भी वो उन पैसों को इनोवेशन में और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लगाएंगे तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे होने की वजह से सेल्स तो डाउन ही रहेंगी और प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कंपनीज लोन के पैसों को इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग में लगाने की जगह वो उन पैसों से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने लगती है और साथ ही साथ लैंड खरीदने लगती है और निसान, टोयोटा और हानवा जैसी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेचने से ज्यादा स्टॉक ट्रेडिंग और लैंड को खरीदकर प्रॉफिटेबल होने लगती हैं। इस पूरे कॉर्पोरेट फेनोमेना को ज़ाइटेक नाम दिया गया और ये कंपनीज क्या करती हैं कि पहले ये बैंक से लोन लेती हैं, फिर उन पैसों से लैंड खरीदती हैं, फिर जब उस लैंड के प्राइस बढ़ जाते हैं फिर ये उसे हाई वैल्यूड कोलेटरल की तरह यूज करके और लोन लेती हैं, फिर उससे और ज्यादा लैंड खरीदती हैं और ऐसे करते करते जापान की बैंक्स में एक कोलेटरल लूप बनने लगता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि टोक्यो में रियल एस्टेट के प्राइस 1989 तक 300% से बढ़ जाते हैं और 1990 तक जापान के टोटल रियल एस्टेट की वैल्यू अमेरिका के पूरे रियल एस्टेट मार्केट से 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और जो जापान का स्टॉक मार्केट 1985 में 13,000 पॉइंट पर था वो 1989 में 38,915 पॉइंट्स पर पहुंच जाता है। तो इसी रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन की वजह से पूरी जापान की इकोनॉमी 1989 तक एक बबल बन जाती है। अब ऐसा होते ही जापान की सरकार फिर से पैनिक में आ गई और इस बबल को बस्ट करने के लिए बैंक ऑफ जापान के न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर यासुशी मीनो ने अगस्त 1990 को इंटरेस्ट रेट को 6% तक बढ़ा दिया। इस पॉइंट के बाद ही जापान में महंगाई बढ़ना बंद हो गई और चीजों के प्राइस धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट 2.5% से बढ़कर 6% हो गया जिसके कारण लोगों को लोन्स मिलना महंगा हो गया, तो लोगों को आसानी से लोन्स मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से लैंड और स्टॉक्स को खरीदने वाले बायर्स ही नहीं रहे। अब बायर्स ना होने की वजह से लैंड और स्टॉक्स की डिमांड एकदम से गिर गई, जिसकी वजह से अक्टूबर 1990 को जापान का स्टॉक मार्केट 48% क्रैश हो गया और $2 ट्रिलियन जितनी पेपर वेल्थ खत्म हो गई और रियल एस्टेट की प्राइस भी आने वाले सालों में 80% तक गिर गए। अब ऐसा होते ही जो कंपनीज और लोग अपने ओवर वैल्यूड लैंड को कोलेटरल की तरह यूज करके बैंक से बड़े बड़े लोन्स ले रहे थे, अब उन लैंड की वैल्यू क्रैश हो जाने की वजह से उन सारे लोगों पर पहाड़ जितने कर्जे हो गए, जिसकी वजह से निशान, टोयोटा और सोनी जैसी कंपनीज जो प्रॉफिट बना रही थी वो अपने प्रॉफिट को इनोवेशन, R&D और एम्प्लॉयज की सैलरी को बढ़ाने की जगह 100% प्रॉफिट को बड़े बड़े लोन्स को चुकाने में लगाने लगी और लोग जो पैसा बना रहे थे वो भी उससे चीजों को खरीदने की जगह वो भी अपना पैसा लोन्स को चुकाने में लगाने लगे। अब ऐसा होने की वजह से जापान में लोगों की सैलरी परमानेंट बढ़ना बंद हो गई और इतना सारा कर्जा होने की वजह से लोग सिर्फ खाने पीने जैसी इसेंशियल चीजें ही खरीदने लगे और बाकी की सारी चीजें खरीदना बंद कर दी, जिसकी वजह से कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम करने लगी इस उम्मीद में कि कम प्राइस होने की वजह से शायद लोग खरीदने लगे। लेकिन प्राइसेस को कम होते देख लोग अपने परचेजेस को डिले करने लगे और उनका माइंडसेट ये बन गया कि जब प्राइसेस और कम हो जाएंगे तब खरीदेंगे, जिसकी वजह से जापान में कंज्यूमर डिमांड पूरी तरीके से खत्म हो गई और 1995 में जापान का इन्फ्लेशन रेट -0.1% में हो गया और आने वाले 25 सालों तक ना तो लोगों की सैलरी बढ़ी और चीजों के प्राइसेस लगातार गिरते रहे, जिससे 1998 में जापान डिफ्लेशनरी स्पाइरल में लॉक्ड इन हो गया और 1999 में जापान ने इस चीज से निकलने की कोशिश की और बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल 0 कर दिया, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि वो इस चीज से रिकवर नहीं कर पाए और महंगाई ना बढ़ने की वजह से जापान की इकोनॉमी पर इतना बुरा असर पड़ा कि 1990 से 2022 तक जापान की इकोनॉमी ग्रो होना ही बंद हो गई और $4 से $5 ट्रिलियन के बीच
बीच ही फंसी रही, जिसकी वजह से 1990 में जो जापान दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, वो आज 2026 में गिरकर दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पर आ गया है। और इस पीरियड में जापान में कोई भी नई जॉब्स क्रिएट नहीं हुई और मिलियंस ऑफ यंग पीपल अनस्टेबल पार्ट टाइम जॉब करने लगे और लोगों में फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वहाँ का मैरिज रेट गिर गया, जिसकी वजह से जापान का बर्थ रेट भी गिर गया और अब वहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है और काम करने वाले यूथ जनरेशन की मैसिव शॉर्टेज आ गई है, जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी को ग्रो करना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और उस समय जापान की सरकार लगातार कर्जा लेती रही, जिसकी वजह से आज जापान पर लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा हो चुका है। तो देखा आपने, महंगाई बढ़ना बंद होने की वजह से जापान की इकोनॉमी का क्या हाल हुआ। तो अब हम समझते हैं कि सरकारें देश में महंगाई क्यों बढ़ाती हैं। तो सरकार का महंगाई बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी देश की सरकार है ये नहीं चाहती कि उसके देश के सिटीजन्स जो भी कमाई करें वो अपने पैसों को कैश की फॉर्म में अपनी तिजोरियों में रखें। उल्टा वो ये चाहती हैं कि लोग जो भी कमाई करें वो अपने पैसों को जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं स्पेंड करें या फिर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से ही इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। अगर सारे लोग अपना पैसा अपनी तिजोरियों में रख के बैठ जाएंगे तो देश में मनी सर्कुलेशन रुक जाएगा, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ ही नहीं होगी। क्योंकि महंगाई बढ़ने से हम लोगों में एक अर्जेंसी क्रिएट होती है कि कोई भी चीज है वो जल्दी से जल्द खरीद लो, नहीं तो अगली साल और महंगी हो जाएगी। और अगर चीजों के प्राइस बढ़ेंगे तभी तो आप उनमें इन्वेस्ट करोगे। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे। अगर उनके प्राइस ही ना बढ़े तो आप उन्हें इन्वेस्ट ही नहीं करोगे। तो इसीलिए आपके पैसों को जल्दी से जल्दी स्पेंड कराने के लिए या इन्वेस्ट कराने के लिए सरकारें देश में महंगाई बढ़ाती हैं। और अगर देश में महंगाई बढ़ना बंद हो गई तो आप जापान का हाल तो देख ही चुके हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अगली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में।